हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो आज का हम ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स? जिंक, फास्फोरस, सल्फर or oxygen? Answer: zinc can be bitten into thin sheets because zinc is a metal, while phosphorus, sulfur and oxygen are non-metals. हमारा क्वेश्चन है कि नीचे लिखी आइटम्स में से किसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? हमारा आंसर है जिंक। ये आपके सामने जिंक शीट्स दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिंक जो है एक मेटल होती है और इसको हम बिटन करके थिन शीट्स बना सकते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ जो फास्फोरस है वो आमतौर पर जो मेन टाइप्स होती हैं फास्फोरस की वो 2 होती हैं, एक वाइट फास्फोरस, एक रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस जो होती है वो पेस्टिसाइड और सेफ्टी मैचेस में यूज होती है। सल्फर जो है वो मैचेस, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स और सल्फ्यूरिक एसिड में यूज होती है। और जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए बहुत जरूरी है। वो मेडिसिन में भी यूज होती है ऑक्सीजन, और वेल्डिंग एंड कटिंग में भी यूज होती है। जब हमें ये पता होगा कि कौन सी आइटम किस की यूसेज क्या है, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? All metals are ductile. B. All non-metals are ductile. Generally metals are ductile. और some non-metals are ductile. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है। डक्टाइल का मीनिंग होता है, डक्टाइल मीन्स द प्रॉपर्टी which means that the metals can be stretched out or drawn out as wire. ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि जो मेटल्स है उनको स्ट्रेच करके या उनको मेटल के रूप में ड्रा किया जा सकता है। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो कि डक्टाइल नहीं होती। फॉर एग्जांपल मरकरी। मरकरी इज ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड इनटू वायर्स। रूम टेम्परेचर पर मरकरी जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है और उसको वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नॉन मेटल्स जो होती हैं वो नॉन डक्टाइल होती हैं और उनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा आंसर है कि जनरली आमतौर पर मेटल्स डक्टाइल्स होती हैं। जनरली, ऑल मेटल्स नहीं, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल बिकॉज देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ मरकरी। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फास्फोरस इज ए वेरी डैश मेटल, रिएक्टिव मेटल। फास्फोरस एक बहुत रिएक्टिव मेटल होती है। फास्फोरस इज नेवर फाउंड एज ए फ्री एलिमेंट ऑन अर्थ। ये एक फ्री एलिमेंट के रूप में धरती पर नहीं पाई जाती। 2 कॉमन फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस आर व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। नेक्स्ट है, मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द मेटल्स इजीली। नेक्स्ट 3 का सी है, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल आपके सामने दी हुई है। ये आयरन का नेल है और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। जब हम when we put this iron nail into the copper sulfate solution, then the copper metal जो है वो आयरन के नेल के ऊपर आ जाती है कॉपर, और जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है वो उस जो सॉल्यूशन होता है उसका रंग ग्रीन हो जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है। अब हम पढ़ते हैं, व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मोर रिएक्टिव आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर देता है।
ये आपके सामने इक्वेशन भी नजर आ रही है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। द आयरन गेट्स कोटेड विद द रेड ब्राउनिश कलर। जो आयरन नील है उसके ऊपर ये रेडिश ब्राउन कलर का जो है वो कोटिंग हो जाती है कॉपर की। एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स आउट। वो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का खत्म हो जाता है और ये आपके सामने ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन नजर आ रहा है। नेक्स्ट है 3D, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश गैस। कि मेटल्स जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, वो गैस होती है हाइड्रोजन। ये आपके सामने एग्जांपल है, जिंक एक मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड, दे कंबाइन टू फॉर्म जिंक क्लोराइड विच इज ए साल्ट, एंड also in this process hydrogen gas is produced. So when metals react with acids they produce hydrogen gas. Now question number 4, mark true if the statement is true and F if it is false. Generally non metals react with acids. आंसर है false. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। आमतौर पर नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ में रिएक्ट नहीं करते। उसकी एक एग्जांपल है सल्फर, जो एक नॉन मेटल है, उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और आप देखते हैं देयर इज नो रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। क्या सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है? आंसर है ट्रू। Sodium reacts violently with water and rapidly with oxygen in the air. Pure sodium is not found naturally on earth because it is a highly reactive metal. ये आपके सामने ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें हम सोडियम को थोड़ा सा रखते हैं तो आपके सामने ये एक जो सोडियम है उसको फायर हो गई, आग लग गई है, ठीक है, वो रिएक्शन हो जाता है, काफी तेज से फ्लेम सी आ जाती है, ठीक है। इसलिए इससे हमें ये पता चलता है कि सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। ये वायलेंटली रिएक्ट्स विद वाटर, इट आल्सो रिएक्ट्स रैपिडली विद ऑक्सीजन इन द एयर। नेक्स्ट पॉइंट है 4C, कॉपर डिस्प्लेसिस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है। वो मेटल जो कि लेस रिएक्टिव हो वो मोर रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकती, ठीक है। इस केस में कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर डिस्प्लेस नहीं करती जिंक को। अगला 4D, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कोल को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर है नहीं। कोल जो है एक नॉन मेटल है, इट इज नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल का मीनिंग होता है इट कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इट इजिली ब्रेक्स इनटू पीसेस। जब हम इसको किसी तरीके से ड्रा करने की कोशिश करेंगे वायर्स के रूप में तो ये पीसेस के रूप में ब्रेक हो जाता है कोल। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 5, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड बिलो। कुछ प्रॉपर्टीज नीचे दी हुई हैं और हमने इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिस पर इन प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट करना है। हमारे पास क्वेश्चन जो है पेपर में जो होगा वो ये आएगा इतना, ये, और हमने ये जो इतने वाला ये हिस्सा जो है ये सारे का सारा ये अपने आप लिखना है, ठीक है। सबसे पहले है कि अपीयरेंस, मेटल की क्या प्रॉपर्टी है। मेटल जो होती है ये आपके सामने ये शाइनिंग रूप में है और जो नॉन मेटल है ये आपके सामने डल रूप में है। हार्डनेस, जो मेटल्स होती हैं ये आपके सामने आप नीचे पिक्चर में देख रहे हैं ये बहुत ही हार्ड है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। जो नॉन मेटल्स हैं ये आपके सामने ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। इनकी एक एक्सेप्शन भी है नॉन मेटल्स की, डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी का मीनिंग होता है कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। इनको थिन शीट्स के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। जो नॉन वेलेबल होते हैं
नॉन मेटल जो होती है उनकी क्वालिटी क्या है, नॉन मेलेबल, दे कैन नॉट बी बिटन इनटू थिन शीट्स। ये आप देख ही सकते हैं, ये पाउडर के रूप में आमतौर पर है और इनको थिन शीट्स के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स द प्रॉपर्टी दैट दिस पार्टिकुलर आइटम कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स जो होती हैं उनको वायर्स के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, ड्रॉन इनटू वायर्स, दैट इज दे आर डक्टाइल। और जो मेटल्स होती हैं दे आर नॉन डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हीट कंडक्शन। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इनमें से हीट आसानी से पास हो जाती है। और जो होती है नॉन मेटल्स वो जनरली पुअर कंडक्टर्स हैं। इसकी एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है, ये दीज आर गुड कंडक्टर्स, वेयर एज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव सम रीजंस फॉर द फॉलोइंग। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। ये आपके सामने एल्यूमिनियम की फॉइल है, इनको फूड आइटम्स को कवर करने के लिए, रैप करने के लिए क्यों यूज किया जाता है? आंसर है एल्यूमिनियम इज द मैलिएबल मेटल, इनको थिन शीट्स के रूप में ड्रा किया जा सकता है। इट डज नॉट रिएक्ट विद फूड आइटम्स, जो एल्यूमिनियम जो होता है वो फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। और इसके अलावा एल्यूमिनियम कीप्स द फूड वार्म, इससे जो फूड होता है वो थोड़ा सा वार्म रहता है, इसलिए एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। ये आपके सामने फूड आइटम्स हैं और वो एल्यूमिनियम के रैप पेपर में कवर की हुई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। इमर्जन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। ये इमर्सन रोड्स जो होती हैं ये मेटेलिक सब्सटेंस की क्यों बनी होती हैं? आंसर है इमर्सन रोड्स नीड टू हीट अप क्विकली एंड शुड नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। जो इमर्सन रोड्स होती हैं इनको जल्दी से गर्म होना होता है और इनको हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट नहीं होनी चाहिए जो इमर्सन रोड्स हैं। इसलिए मेटल्स जो होती हैं आमतौर पर वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है एंड आल्सो हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल्स होती हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। इसलिए इमर्जन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंसेस। इसलिए क्योंकि मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए इमर्जन रोड्स को मेटेलिक सब्सटेंस की ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कॉपर जो होता है वो जिंक को डिस्प्लेस उसके साल्ट सोल्यूशन से क्यों नहीं कर पाता? इसका आंसर है बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि अगर कोई भी आइटम जो है वो लेस रिएक्टिव हो, वो अपने से ज़्यादा रिएक्टिव को उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाती। इस केस में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर जो है वो जिंक को उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाता। नेक्स्ट पॉइंट है 6D। हमें कारण बताना है किस चीज़ का? कि सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, कि इनको केरोसिन में क्यों रखा जाता है सोडियम एंड पोटेशियम को? आंसर है सोडियम एंड पोटेशियम हैव ए लो इग्निशन टेम्परेचर एंड दे आर हाईली इनफ्लेमेबल। ये जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, फायर पकड़ लेते हैं। दे कैन इवन रिएक्ट विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। अगर हम इनको ओपन में रखते हैं तो हवा में से मॉइस्चर को लेकर उससे भी ये रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए केरोसिन के अंदर ही इनको स्टोर कर दिया जाता है, क्योंकि जो केरोसिन होता है वो इनको रिएक्शन को अलाउ नहीं करता। ये आपके सामने सोडियम को केरोसिन के
में रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। क्या आप लेमन के अचार को, नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं? इसको एक्सप्लेन करें। आंसर है नहीं, वी कैन नॉट स्टोर एल्यूमिनियम पिकल, लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। हम लेमन के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रख सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम इज ए मेटल, एल्यूमिनियम एक मेटल है। लेमन इज एसिडिक इन नेचर, और लेमन की नेचर जो है वो एसिड वाली होती है, और जो एसिड होता है दैट रिएक्ट्स विद मेटल, वो मेटल से रिएक्ट कर लेता है। यानी कि लेमन की जो नेचर है एसिडिक है, और उसका जो लेमन का एसिड है वो अल्मीनियम के मेटल से रिएक्ट करेगा, और इससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ में साल्ट भी रिलीज होगा, और इससे दिस विल स्पॉइल दी लेमन पिकल एंड मेक्स इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और इससे अचार खराब हो जाएगा और ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए ठीक नहीं रहेगा। ये आपके सामने दिखाया गया है कि लेमन के अचार को अगर हम प्रेफरेबली ग्लास के कंटेनर्स में रखें तो वो ज़्यादा बेटर है। आमतौर पर प्लास्टिक भी हम यूज़ कर लेते हैं, पर ज़्यादा बेटर ग्लास के बर्तन ही हैं। चलो नेक्स्ट है हमारे सामने, मैच द सबस्टांसेस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूसेज इन कॉलम बी। कॉलम ए में जो है वो आइटम है, और बी की कॉलम बी में उसके यूसेज हैं। गोल्ड, कि गोल्ड में से क्या होता है, गोल्ड की यूसेज क्या है, आपको ये पता ही है कि गोल्ड जो होता है वो आमतौर पर ज़्यादा जो है लेडीज यूज करती हैं। वो किस काम में यूज करती हैं, ज्वेलरी में। या गोल्ड को कहाँ यूज किया जाता है, वो साउथ में कुछ मंदिर में चढ़ाने के लिए। इसमें से ये गोल्ड किस काम में आता है, ज्वेलरी बनाने में मेनली। ठीक है, ये आपके सामने गोल्ड ज्वेलरी, ये आपके सामने। ठीक है, आयरन, आयरन आप देखते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी होती हैं। ठीक है, वो इंडस्ट्रीज में ज्यादा आइटम जो होती हैं, मशीन्स बड़ी बड़ी लगी होती हैं, इसलिए आयरन किस काम में आता है, आयरन बड़ी बड़ी मशीन्स बनाने के काम में आता है। ये आपके सामने बड़ी बड़ी मशीन्स दिखाई दे रही हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आमतौर पर किस काम में आता है, आप जब स्कूल में जाते हैं या घर में किचन में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी मदर फूड को रैप करने के लिए कई बार एल्यूमिनियम के फॉइल्स को यूज करती है। ठीक है, इसलिए एल्यूमिनियम किस काम में आ गया, रैपिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट है कार्बन, कार्बन की क्या है, कार्बन जो है वो एक फ्यूल है। ठीक है, कॉपर, आप हर के घर में इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं आप देखते हैं, और उनके बीच में आप देखते हैं ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं। ठीक है ना, ये कॉपर है। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होता है। ठीक है, ये बार प्लास्टिक या पीवीसी होती है, ये कॉपर है। मरकरी, जब भी किसी को फीवर होता है तो आप देखते हैं थर्मामीटर आम यूज होते हैं, वो आमतौर पर मरकरी के यूज होते हैं। ये देखिए आप, इनमें से ये जो थिन सी लाइन होती है ये मरकरी की होती है, जो बार होता है उसके अंदर। ठीक है, मरकरी किस काम में यूज होती है, थर्मामीटर्स को बनाने में। चलो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, व्हाट हैपेंस व्हेन dilute सल्फ्यूरिक एसिड इज पावर ऑन ए कॉपर सल्फेट। जब कॉपर की प्लेट पर डिल्यूटेड मैंने पतला सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो क्या होगा? आंसर है कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद dilute सल्फ्यूरिक एसिड, सो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस when dilute sulfuric acid is power on a copper plate। नेक्स्ट आपके समझने के लिए थोड़ी सी बात आगे क्लियर की हुई है। बट व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड, जब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम कॉपर की प्लेट पर डालते हैं तो इवर्सेंस इज ऑब्जर्व। इवर्सेंस क्या होता है, आप जब कोका कोला यूज करते हैं ग्लास में डालते हैं तो आप देखते हैं थोड़े से बबल्स अगर आ जाते हैं, उसको इवर्सेंस कहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ बबल्स, इसको इवर्सेंस कहते हैं। ये इवर्सेंस की होती है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसलिए जब हम कॉपर की प्लेट पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो थोड़ा सा रिएक्शन होता है, थोड़े से बबल्स ऑब्जर्व होते हैं, और वो इसलिए ऑब्जर्व होते हैं
क्योंकि हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ये आपके सामने कॉपर और ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये कॉपर सल्फेट बन गया और ये हाइड्रोजन इवॉल्व हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब आयरन के नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, इसकी इक्वेशन भी लिखेंगे। When iron nails are placed in copper sulfate, जब आयरन नील्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये आपके सामने इक्वेशन है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन जो होगा वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना देगा और जो कॉपर है वो अलग से हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने पिक्चर भी दिखाई गई है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था वो अब रिएक्शन के बाद में ग्रीन आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन गया है और कॉपर जो है मेटल वो आयरन के नील पर आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. सलोनी ने एक बर्निंग चारकोल लिया और उसकी जो गैस इवॉल्व हो रही है उससे उस गैस को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लिया। हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। और जो गैस है वो कैसे पता लगाएगी कि उस गैस की नेचर क्या है। उस गैस की नेचर को पता लगाने के लिए क्या करे वो, एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन दी टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस। जिस टेस्ट ट्यूब में उसने गैस इकट्ठी की है उसमें थोड़े से ड्रॉप्स पानी के डाले और फिर उस टेस्ट ट्यूब को कवर करके उसको अच्छी तरह हिलाए। आफ्टर शेकिंग वेल टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। और फिर उसमें ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर डाले उस सॉल्यूशन में। आप देखेंगे कि रेड लिटमस पेपर पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, जबकि जो सॉल्यूशन है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये आप देख रहे हैं कि जो हिस्सा जो है वो सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर का था वो रेड हो गया है। इसलिए इससे पता चलता है दैट द गैस इज एसिडिक इन नेचर। ये आप देख रहे हैं कि रेड लिटमस स्टेज रेड एंड ब्लू लिटमस टर्न्स रेड व्हेन पुट इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas involved in a test tube. Write down the word equations of all the reactions taking place in this process. जब उसने टेस्ट ट्यूब में जो गैस इवॉल्व हुई है उसको इकट्ठा कर लिया है और उसकी नेचर का भी उसको पता लग गया है, तो जो भी रिएक्शन इस प्रोसेस में हुए हैं उस सारे प्रोसेस की हमने इक्वेशंस लिखनी है। इक्वेशंस ऐसे हैं, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाया, और जो आपने पिछली शीट में देखा था कार्बोनिक एसिड था, ये आपके सामने ये है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है वो ब्लू लिटमस के साथ रिएक्ट करके रेड लिटमस बन जाता है, और जब चारकोल बर्न होता है उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पिछली शीट में दोबारा जाते हैं कि जब चारकोल बर्न हुआ तो उससे क्या आया, गैस प्रोड्यूस हुई। कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड में आपने क्या डाला था, कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और इससे क्या बन गया, आप देखिए कार्बोनिक एसिड। और जो नीचे कार्बोनिक एसिड था उसमें ही आपने रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर डाला था। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। वन डे, क्वेश्चन नंबर 11। वन डे रीटा वेंट टू ए ज्वेलर शॉप। एक दिन रीटा अपनी मदर के साथ एक ज्वेलर की शॉप पर गई। हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू दी गोल्डस्मिथ टू पॉलिश। उसकी मदर ने ज्वेलर को एक पुराना ज्वेलरी दिया ताकि उसको पॉलिश किया जा सके।
नेक्स्ट डे, अगले दिन जब वो ज्वेलरी को वापस लेने गए तो उन्होंने देखा कि दैट देयर वाज ए स्लाइट लॉस इन वेट, कि जो ज्वेलरी का वेट था वो थोड़ा सा कम हो गया था। कैन यू सजेस्ट ए रीजन? क्या आप इसका कोई कारण बता सकते हैं कि ज्वेलरी का वेट कम क्यों हुआ? ये आप देख रहे हैं कि जब ज्वेलरी थी उसको पॉलिश करने के लिए तो उसका रंग तो था वो डल था, और जब ज्वेलरी जो है उसने पॉलिश की तो ये एक चमकदार हो गई। ठीक है, आंसर अब देखते हैं कि वो उसका वेट लेस क्यों हो गया पॉलिश करने के बाद। टू पॉलिश एन ओल्ड ज्वेलरी, जब पॉलिश किया जाता है किसी ओल्ड ज्वेलरी को, जो गोल्ड स्मिथ होता है वो क्या करता है, वो ज्वेलरी को एसिड के सॉल्यूशन में डालता है, और इस पॉलिशिंग के प्रोसेस में सम गोल्ड, यानी कि जो आउटर डल लेयर होती है, ये जो डल लेयर है सोने के ऊपर, गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर जो डल लेयर है गोल्ड की, वो जो लेयर है वो डिजोल्व हो जाती है एसिड में, और जो डल लेयर हटने के बाद में वो नीचे के जो गोल्ड होता है वो चमकना शुरू हो जाता है फिर दोबारा। सो क्योंकि थोड़ा सा सोना जो होता है, गोल्ड जो होता है, वो एसिड में घुल जाता है, इसलिए देर इज स्लाइट लॉस इन द वेट ऑफ ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी, इसलिए ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी में पॉलिशिंग के बाद में थोड़ा सा वेट में स्लाइट लॉस हो जाता है। If you like our video, please like, share and subscribe our channel.